जगह पसंद है या किसी की उस पर नजर ना पड़े, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके दिखने का मतलब जंगल में कोहराम। इससे उसके आराम फरमाने में खलल पड़ता है। वह शिकार पर भी चुपके ही निकलता है, क्योंकि शोर शराबे के बीच दूसरे जीव सतर्क होते हैं। ऐसे में शिकार उसके पंजों से निकल जाता है। लगभग शाम 6 बजे पूरे 9 घंटे के बाद बाघ हरकत में आया। हम वापस अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। हमारी बाघ की तलाश पूरी हो चुकी थी, मगर हमारी कथा के 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने अभी बाकी थे। पहला, बाघ की गणना की पद्धति क्या है? दूसरा, बाघ और आदमी के बीच टकराव क्यों बढ़ रहा है? और तीसरा, कॉर्बेट नेशनल पार्क ने बाघों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं? हमारे देश में बाघों की गणना के लिए पगमार्क पद्धति यानी उसके पंजों के निशानों की गणना अपनाई जाती रही है, मगर अब इसके लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग होने लगा है। इसे कहते हैं कैमरा टैपिंग। इसके लिए जगह जगह पेड़ों में एक निश्चित ऊंचाई पर कैमरे लगा दिए जाते हैं। इन कैमरों में सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही बाघ यहाँ से गुजरता है, उसकी तस्वीर इस कैमरे में कैद हो जाती है। बाघों की गणना किसी चुनौती से कम नहीं। मसलन गणना करने में 2 तरह की पद्धति अपनाई जाती है। एक पद्धति है पगमार्क और दूसरी पद्धति है कैमरा टैपिंग। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया किस तरह से अपनाई जाती है और इसकी क्या अपनी खूबी है। और 2000 में जो गणना की गई है बाघों की, जो नई गणना सामने आई है, उनमें दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है। मेरे साथ सब्दुली रेंज के रेंजर साहब हैं, पंच साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर क्या है। पंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से ट्रैप करा जाता है या आप आइडेंटिफाई करते हैं टाइगर को? ऐसा सर बहुत साल अभी कुछ साल पहले जो हमारे वहाँ टाइगर सेंचुरी होती थी, तो उसमें टाइगर ट्रेसर स्टाफ को दी जाती थी और एक बीट इकाई को कई भागों में बांटा जाता था। तो उसमें अलग अलग फॉरेगार्ड अपनी एरिया को कवर करते थे। तो जैसे 2-3 किलोमीटर पहले एक फॉरेगार्ड ने वहाँ टाइगर के पग मार लिए और वही टाइगर हमारे जाके 5-7 किलोमीटर आगे जाके दूसरे फॉरेगार्ड को मिल जाता था जी। फिर उसमें मेल फीमेल के उसमें अंतर आया था। अगर वो पक्की लैंड में था, पक्की जिम में, तो सही आएगा। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है फीमेल। अगर रेते में है तो उसमें मेल फीमेल का स्पष्ट वो नहीं हो पाता था। तो यानी आप कह रहे हैं कि पगमार्क में डुप्लीकेसी के चांसेस रहते थे सर जी। तो कैमरा टिपिंग से सर यह है कि इसमें एक्यूरेसी है और ये जहाँ जहाँ हमारा मतलब टाइगर मूवमेंट करता है तो मौके का स्टाफ उसको लेकर के उनको साथ ले जाते थे और वो उस जगह को चिन्हित करते थे कि साहब यहाँ हमारा टाइगर मूवमेंट करता है, मैक्सिमम करता है। तो वो लोग अपने ढंग से जगह जगह पर कैमरा टिपिंग लगाते थे। फिर दूसरे मॉर्निंग चेक करने आते थे, फिर स्टाफ को साथ ले जाते थे। तो उसमें अगर मूवमेंट हुआ होगा तो टाइगर आराम से उसमें देख लेते थे। और फिर ये भी कि भाई ये टाइगर कल अलग था और आज तो ये कल नर था, कल मेल था, आज फीमेल है। तो सर ये डुप्लीकेसी के चांसेस कैमरा टिपिंग हुआ नहीं है। इसमें जो भी सेंसर्स का वो फॉर्मूला है वो ये एक्यूरेसी इसमें है। इस बार क्या अपनाया गया, खासकर ये 2010 की जो गणना आई है? इसमें कैमरा टिपिंग से हुआ जी कंप्लीट हमारा इसमें कैमरा टिपिंग से हुआ। कैमरा टिपिंग से हुआ है। दूसरा सवाल होता है कि जो एंटी पोचिंग कदम है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि शिकारी इनको अपना निशाना ना बना सके? उसके लिए क्या सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है? सर इनके लिए जहाँ भी उन्हें मूवमेंट किया हमारे स्टाफ गन लेकर के साथ में गए 3-4 लोग, क्योंकि नदी नालों में जानवर था, उसमें एलिफेंट टाइगर हर चीज़ के चांसेस थे। तो उसमें स्टाफ बिना हमको कहीं भी वैसे अलाउ नहीं करते थे, बिना स्टाफ के, बिना गन के, बिना उसके। तो इनके साथ 4-5 स्टाफ हमारा साथ रहता था। तो जो दूर दुर्गम स्थानों से नदी नालों में जहाँ जहाँ इनको था मतलब टाइगर के चांसेस, तो वहाँ पर स्टाफ साथ रहता था। यहाँ किस तरह का संरक्षण बाघों को मिल रहा है? मतलब आप किस तरह से आप मानते हैं कि कॉर्बेट जो है एक सुरक्षित पनाहगाह है बाघों के लिए? सर यहाँ पर हमारा लगातार स्टाफ की लंबी दूरी गश्तियाँ ये सब चलते रहते हैं पूरे होल ईयर। मतलब 2-3 दिन का स्टाफ इकट्ठा मतलब टोली में जो है अपना पूरे आर्म्स, पूरी मतलब अपना GPS वगैरह सब साथ लेकर के पूरा किट, तो जंगलों में जगह जगह जो है अपना कैंप करते रहते हैं। और पहले चांस थे पोचिंग वोचिंग के, आप कभी इस तरह के चांस तो यहाँ पर आए नहीं। चलिए,
ये आपने उनके संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। तो कुल मिलाकर दो तरह की पद्धति अपनाई जाती हैं, लेकिन इस बार जो पद्धति अपनाई गई है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। खासकर जो कैमरा ट्रैपिंग की पद्धति है उसमें डुप्लीकेसी के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं, और साथ ही साथ आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि बाघों के बीच के अंतर को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सके हैं। और 2010 की गणना में कॉर्बेट में कैमरा ट्रैपिंग का सहारा लेकर बाघों की गणना की गई है। आदमी की बाघ के इलाकों में बढ़ती घुसपैठ से बाघ आदमी के प्रति आक्रामक हुआ है। चाहे घास काटने वाले घसियारे हों, चाहे लकड़ी बीनने वाले लकड़हारे, चाहे पशु चराने वाले मालधारी हों, चाहे शहद बीनने वाले, चाहे जड़ी बूटी बटोरने वाले हों, चाहे वन्य जीवों के अवैध तस्कर, बड़े पैमाने पर बाघ के इलाकों में आदमी की घुसपैठ हुई है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की आवाजाही कोई कम चिंताजनक नहीं है। एक बाघ के पीछे पर्यटकों की 50-50 गाड़ियां पड़ी रहती हैं। ऐसे में बाघ का आक्रामक होना वाजिब है। हम डेफिनेटली इतना बड़ा पैसा खर्च करके कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये कंजर्वेशन के लिए जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं जनता की ही कमाई का पैसा है। तो उनको ये अधिकार है कि वो ये जानें कि उनके जो पैसा चाहे प्रोजेक्ट टाइगर में खर्च हो रहा है चाहे कहीं भी खर्च हो रहा है, उनको ये अधिकार है कि वो ये देखें कि वास्तव में वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है, उसका कोई आउटपुट भी है या नहीं। और दूसरा इशू है कि अगर आप लोगों को संरक्षण से जोड़ना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब तक आप उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं देंगे ऐसे इलाकों का, तो खाली बाहर से कहानी सुना करके या फिल्में दिखा करके लोग आपके साथ उतना ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे। वह अब दो पैर के जानवर को अपना दुश्मन नंबर 1 मानकर चल रहा है और उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि बाघों के आदमखोर बनने की मुख्य वजह आदमी ही है। बाघ का नरभक्षी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई कहानी ऐसी है जो दिल को दहला देती है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं याकूब, जो पिछले 31 सालों से इस कॉर्बेट के इस ढिकाला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ ऐसी कहानियां हमें बताई जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन याकूब अपने कई मित्रों को बाघों के चुंगल में कम से कम देखा जाए तो लहूलुहान होते देख चुके हैं। अपने एक मित्र को वो गवा भी चुके हैं। मेरे साथ खुद याकूब मौजूद है। याकूब, कितने आपके मित्र थे जिन्होंने टाइगर ने जिन्हें चार्ज किया, और उनमें से आपने जैसा कि बताया कि एक मित्र आप जान भी गवा चुके हैं? जी हाँ, हमारे साथ में हमारा एक भाई भी समझो या मित्र समझो, हमारे साथ में काम करता था। एक हुक्कुम चारा काटता, वो जंगल में गया चारा काटने के लिए, और वो इतना हंसमुख था, बहुत ज़्यादा। हम लोग कोई भी कहीं का भी जब साथ में मिल जाते हैं तो सब एक भाई भाई हो जाते हैं हम लोग। एक दफ़े परिवार का कहना नहीं मानेंगे, जो हम उसका मानेंगे। वो एक किस्म से हमारा एक परिवार का एक सदस्य हो जाता है। तो जंगल में वो गया, उसके साथ में चारा काटा उसने। चारा काटने के बाद में नीचे उतरा। नीचे उतर के बाद में फिर हमारे यहाँ जो फंगे होते हैं उनको उसने बनाया। बनाने के बाद में बीड़ी पी। हाथी की उसने बेड़ी लगा रखी थी। हाथी कुछ दूरी से चला गया तो वहाँ घास खाने लगा हाथी। तो टाइगर ने 3-4 जगह आता रहा, देखता रहा, आता रहा, देखता रहा, करीब में पहुँचता रहा उसके, जिससे उसकी नज़र जो है जो हमारा साथी था कि नज़र टाइगर ने उससे बचाता रहा। जब वो अपना बीड़ी बाड़ी पी के हाथी के लिए गया तो टाइगर ने उसको पीछे से अटैक किया। सिर जो था वो उसमें पत्थर में लगा तो खून लगा। तो टाइगर ने उसको मार दिया और लेके जहाँ तक भी उसने खींचा, हाथी उसके पीछे 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 जाता रहा। जब हाथी की बेड़ी लगी थी, जब उसने एक नाले में गिरा उसको, तो हाथी बेबस हो गया। हाथी वापसी आ गया ढिकाला। तो जब हाथी जंगल से वापसी आया तो हम लोग जो हैं देखा कि उसने कहा ड्यूटी का हमारा टाइम हो रहा है, कि 3 बजे की हमारी ड्यूटी होती है हम लोगों की। तो जब देखते हैं कि हाथी नहीं दिख रहा तो हम जो है 1 घंटा या 1:30-2 बजे करीब हाथी को देखते रहते हैं कि हाथी कहीं से हमारा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, घास लेने से या इधर से कहीं से चारा लेकर आ रहा है। तो हाथी जब नहीं दिखाई दिया तो देखा कि उसने कहा हाथी नहीं आया। तो हाथी देखा तो पीछे
चौड़ में चुग रहा था। देखा कि हाथी तो बिल्कुल भी चारा भी इसके ऊपर नहीं लदा होता, क्यों चारे के निशान हो जाते हैं गद्दी के ऊपर। उन्होंने कहा चारा कहीं गिर गया हो, हमारे साथ का जो आदमी है चारा कट जो है वो चारे के नीचे दब गया हो, या तो हमने सोचा कि ऐसा कभी नहीं सोचा था हमने कि ऐसा भी हो सकता है हम लोगों के साथ में। तो फिर दोबारा हाथी की बेड़ी खोली, बेड़ी खोल के फिर जहाँ से हाथी जाता रहा, हाथी में पगमास उठाया हाथी के। यानी हाथी आपको उसी जगह पे ले गया? जी हाँ, ले नहीं गया, उसको ले जाया गया। तो हाथी की उसकी जो मलन होती है ना, उसी मलन से हम फिर जो बैग हाथी ऐसे आया, हम उसी मलन से उठाते वहीं पहुँच गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो कहानी दूसरी थी। खून देखा, कपड़े देखे हमने, जिसको टाइगर ने मार दिया। फिर हम लोगों को रात हो गई। फिर सुबह हमने तलाश किया तो उसके एक पत्थर के ऊपर थोड़े दाल चावल रखे थे, जिसको टाइगर ने खींचा। वो सिर के बाल थे, ये हड्डी थी, एक तो बिल्कुल मार दिया था। फिर उसके बाद में दोबारा सूबेदार का 1 साल के बाद में सूबेदार का केस हुआ। जब पेड़ पर जंप मारी तो उनको साथ साथ वो उतार लाया। उतार जाने के बाद में उन्होंने टाइगर ने उनको दबोच लिया। काफ़ी देर तक दबोचे रहा। फिर कहने लगे टाइगर मेरे को फेंका टाइगर ने। फिर मैंने जो भी ईश्वर अल्लाह जो भी आई मेरे दिमाग में, वो सब कुछ मैंने ऊपर वालों को याद किया। पर टाइगर मेरे को छोड़ने वाला, मुझे उम्मीद होगी कि टाइगर मेरे को नहीं छोड़ेगा। तो मैंने टाइगर को जीभ भी पकड़ी उसकी, मैंने आंखों में उंगली भी मारी उसके, और मैंने उसके हाथ भी 2-4 बॉक्सिंग मारे। तो कहने लगे उसकी बॉडी इतनी हार्ड थी कि स्टील से भी ज़्यादा हार्ड थी। तो फिर मैंने हल्ला मचाया। हल्ला मचाने के बाद में फिर वो जो साथ वाला था उसने कहा घबराना मत, मैं आ गया। वो हल्ला मचाता हुआ आया। तब तक इन्हें कितना नुकसान पहुंचा चुका था बाघ? टाइगर जो है इनके हाथ मारा टाइगर ने। वैसे तो नोच रहा, काफ़ी ये उंगली में मारी, यहाँ भी मारे, नाखून तो जब दबोचेगा किसी चीज़ को तो नाखून तो लगेंगे। काफ़ी घायल कर दिया था। यहाँ पे मारा था, पूरा निकाल दिया था, भेजा बिल्कुल साफ दिख रहा था उनका, पूरी खाल निकाल दी थी उनकी, बहुत घायल थे। यहाँ भी मारे उनके दांत। तो जब उसने अल्लाह सुना तो हम लोग सोचते हैं कि जंगल में जब हमारा कुकवा लगता है ना, तो उसने कहा जब बहुत ही वो हो जाता है तो उसने भागा, उसने घबराना मत, मैं आ गया हूँ। तो उसने कहा ऐसा है कि तू नीचे उतरेगा, मैं नीचे उतरता हूँ तो टाइगर तेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा। तो उन्होंने हाथी डाला बीच में, तो टाइगर थोड़ा खसका वहाँ से, बीच में हाथी डाल दिया। इधर सूबेदार हो गए, इधर टाइगर हो गए, बीच में अपना हाथी खड़ा किया। सूबेदार से पूछा कि हाथ पैर तेरे सही सलामत है? उसने कहा हाथी खोल सकता है, हाथी पे चढ़ जाएगा? उसने कहा मैं हाथी पे चढ़ जाऊँगा। तो सूबेदार भाई ने, खून में तो लथपथ थे पर उन्होंने अपने होश नहीं खोए थे। जो होश खोते तो शायद नहीं बच पाते। हाँ, नहीं बच पाते। बड़ा हिम्मती आदमी था। खैर उन्होंने हाथी खोला, हाथी पे चढ़े तो उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, तो फटे नुचे कपड़े थे। उन्होंने कैसे न कैसे वो हाथी पे चढ़े और लेके आए। तो टाइगर जो है पीछे पीछे आता रहा उनके। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा मैं अपना हाथी पीछे करता हूँ, जो दूसरा चारा करता। उसने कहा तू आगे कर ले, हो सकता है कि टाइगर दोबारा अटैक करे। खैर यहाँ आए, यहाँ पे उनको चादर दी गई। यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट क्लास होश में थे वो। यहाँ सब लोगों ने फिर उनको यहाँ से काशीपुर ले गए। काशीपुर से फिर वो दिल्ली गए। दूसरे कुछ महावत जो पिछले 25 सालों से यहाँ पर काम करते हैं, वे भी आदमखोर बाघों के दर्जनों सनसनीखेज किस्से सुनाते हैं। बाघों का नरभक्षी होना कोई नई बात नहीं है। आदमी को देखकर ही रास्ता बदल लेने वाला बाघ जो उसके सामने भी नहीं पड़ना चाहता, वह आखिर आदमी का जानी दुश्मन कैसे हो गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले महीने यहाँ एक आदमखोर बाघिन ने बहुत कहर ढाया था। सुंदरखाल में पिछले 6 महीने में आदमखोर बाघिन 4 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बना चुकी थी। उनमें से एक पीड़ित परिवार के घर हम पहुंचे। यह घर शांति देवी का है। वह अब इस दुनिया में नहीं है।
शांति देवी भी उसी आदमखोर बाघिन की भेंट चढ़ी थी। पिछले साल नवंबर में सुबह 11:30 बजे बाघिन उसे पास के ही जंगल से अपने खूनी पंजों में दबोचकर ले गई थी। उसके बाद वह घर कभी नहीं लौटी। वह अपने पीछे 6 छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गई है। पति मजदूरी करता है, घर में बूढ़ी बीमार माँ है। ये भी उस आदमखोर के खौफ के साये में जी रहे हैं। इनके दर्द की दास्तान पड़ोस में रहने वाले केशव ने इस तरह सुनाई। सर देखो, यहाँ पर जो है कि लेडीज़ें तो घर पर रहती हैं। आदमी यहाँ पर जो है सर, जो भी है यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कोई यहाँ मजदूरी करने जाता है, कोई दिहाड़ी करने जाता है, कोई कुछ लोग नौकरी वाले हो गए, कुछ रिजॉर्टों में काम करते हैं। तो इसके वजह से जो है हमारी महिलाएं जंगल जाती हैं घास लकड़ी लेने के लिए। तो कुछ गाय या भैंस जो हमने पाल रखी हैं, तो आज की तारीख में वो भी हमारे पास नहीं रही। लोगों ने जो है कई तो डंगरें यहाँ पर मर चुकी हैं ये इसके बिना, घास लकड़ी के घास के बिना। और कई हमारे यहाँ पर शेर ने जानवर मार दिए हैं, उसका कोई मुआवजा नहीं है। और जानवर हमारे यहाँ खेती का नुकसान करते हैं, जैसे स्पॉटेड डियर हो गया, ये टाइगर हो गया, ये वर्किंग डियर हो गया, तो सांभर डियर हो गया। ये सारे यहाँ पर रात को आके हमारे नुकसान करते हैं जानवर का। ये पूरे हमको इसकी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है और कोई हमारी सुविधा नहीं है। आदमखोर के खूनी पंजों से जिंदा बच जाने वाले एक भाग्यशाली हैं हरिदत्त पोखरियाल। 5 साल पहले इन पर बाघ ने हमला बोला था। इनकी जान तो बच गई, मगर जख्म 5 साल बाद भी हरे हैं। पूरे 1.5 साल के उपचार के बाद ही वे पैरों पर खड़े हो सके थे। अब यह लाठी ही इनका सहारा है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हरिदत्त पोखरियाल। हरिदत्त पोखरियाल उन चंद भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो बाघ की मात से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपनी मौत को मात दी है। मेरे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हादसा हुआ था। पोखरियाल साहब, आप बताएंगे क्या हादसा आपके साथ हुआ था? क्योंकि हमें जो खबर मिली है, हमें ये बताया गया कि आपको टाइगर ने चार्ज किया था। उस समय हम शाम को 4:30 बजे के आसपास की बात है। हम रिवर पे नहाने गए हैं तो आया, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी लाइफ में 50